जब तक ये चाय बांट रहा है तब तक आखिरी बात कह के मैं एक शायर को आपके हवाले करता हूं और यहां से हट जाता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, मेजर साहब चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। चचा मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मैं बड़ी उल्टी पुल्टी सी बातें करने लगा हूं, और ये उल्टी पुल्टी सी बातें करना ये हमारी आदत इसलिए बन गया है कि इन दिनों जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये आखिरी। क्या अजीब तमाशा है कि अगर आज के दौर में मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी सवाल सुन लें, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो मेजर साहब आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और बड़े भाई कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी के इन्हीं उल्टे पुल्टे तजुर्बात से फायदा उठाइए और इस महफिल में थोड़ा सा झंझट पैदा कीजिए। मैं एक ऐसे कलमकार को, एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं, इसका नाम है सज्जाद झंझट। सज्जाद झंझट आपके हवाले, आप सज्जाद झंझट के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। हाज़रीन महफिल, सदर मोहतरम चेयरमैन साहब शाद साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए, अभी नदीम फर्रुख साहब ने आपको आधा हंसाया है, आधा पेमेंट मैं उन्हें दूंगा, आधा मैं हंसाऊंगा। अभी बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चला है, मोमेंटो का एजाजिया प्रोग्राम चला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है रिशाद भाई ने, लेकिन ये जो बीच बीच में शायर डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी शायरी से, वो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पत्रकार बंधु तशरीफ रखते हैं, प्रशासन के लोग तशरीफ रखते हैं, जहाँ पत्रकार होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी कभी मुझे भी अपने अखबार में फोटो देखने को मिल जाता है। दुआ निकलती है दिल से जब जब मेरा फोटो रद्दी बन के किसी जलेबी वाली की ठेली पे पहुंच जाता है, उसे टुकड़े करके, और खुशी जब होती है जब वो उस पे जलेबी रख रख के बार बार देता है। एक ऐसा मौका आता है कि मेरे फोटो को पे जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। बड़ी दिल से दुआ निकलती है मीडिया के लोगों को, और सबसे ज्यादा खुशी जब होती है कि जब वो लेडी जो है खाने के बाद उसे मेरे फोटो को चाटती है, तो सबसे ज्यादा पत्रकार बंधुओं को दुआ निकलती है। नहीं, उससे भी ज्यादा दुआ तब निकलती है जब वो कागज जमीन पर फेंक देती है और पड़ोस में बैठा हुआ कुत्ता बाकी काम करता है, तब और ज्यादा दुआ निकलती है। आधे पैसे। अच्छा, एक बात और है, मुशायरों में इरशाद नाम का आदमी नहीं सो पाता है, सब सो जाते हैं। इरशाद नाम, कहीं से भी आवाज इरशाद इरशाद, वो परेशान रहता है इरशाद नाम का आदमी। प्रशासन के मेरे पुलिस वाले भी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। एक मरतबा मेरे एक दोस्त थे, उनकी बीवी गुम हो गई, बड़े परेशान थे। मैंने मशवरा दिया, जब उन्हें परेशान देखा कि आप इसकी रिपोर्ट जो है चौकी थाने में लिखवाइए। नहीं, पुलिस में नहीं लिखवाऊंगा, एकदम मना किया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा साहब पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं लिखवाओगे। कि एक मरतबा मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, पुलिस वालों ने 2 महीने चला के दिए। नहीं, इनके लिए है मुशायरा। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या उधर? कोई बात नहीं, ये आप जो है परेशान ना हो, हमारे साउंड ऑपरेटर देख रहे हैं, वो फौरन उसको सही कर रहे हैं। आप एकदम बेचैन हो जाते हैं। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं।
और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखती है शोक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखती है शोक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखती है शोक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और अभी अगर हमें भी एक शॉल मिल जाती तो सर्दी कम हो जाती हमारी, लेकिन हमें तसल्ली करनी पड़ी कि कम से कम लिफाफा तो मिलेगा ही। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, आ जाती है बेजान भी कागज में भी एक जान, जब उस जान के हाथ में आता है लिफाफा। बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। और अब मैं जब हाजिर हुआ तो मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट हो जाता। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो ऊपर की बर्थ मिली हुई थी, नीचे खूबसूरत लड़का लड़की बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने ऊपर लेटा हुआ था, जागा हुआ था, तो मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। तो लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरी साथ शादी कर लोगे। लड़का बोला अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में, थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में। दूसरे घर में मेरे साला भी रहने आ गया। मैंने बेगम शॉल ले लो, शॉल ले लो। तो शॉल इस तरह दे रहा है जैसे मारोगे यार, शॉल आराम प्यार से देना शॉल। अरे भाई शिकायत दूर कर दी, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी है ना? हाँ थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में। दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। मैंने बेगम से कहा भाई को रुखसत कीजिए, पूरी माह की तनख्वाह 15 दिन में खा गया। बोली बेगम इस पे ये कि बाजार से कुछ ले आइए। और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया, और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया। और दोस्तों ये भी देखें, मुशायरे की मजबूरी होती है कि कहीं कहीं जब फहरिस्त लंबी होती है तो फिर भी सिफारिश से कोई ना कोई आदमी किसी भी लड़के को फिट करने की कोशिश करता है। एसडीएम साहब का हुक्म था और उनके पास एक इनका भतीजा था कि साहब ये जरूर पड़ेगा। मजबूरी थी कन्वीनर की, क्योंकि एसडीएम साहब का हुक्म था। वो शायद नहीं था, पूरे दिन उसने एक पर्चे पे गजल लिखी और उसे याद करता रहा। उसने सोचा कि जहां भूलूंगा पर्चा जेब से निकाल के पढ़ लूंगा। पूरी याद हुई, कुछ याद हुई, कुछ नहीं याद हुई। और इत्तेफाक देखे वो जो जिस पैंट में पर्चा था वो जो खूंटी पे ही भूल ही आया, जिसमें पैंट में अब वो दूसरे कपड़े पहन के आया। तो लेकिन उसे इस बात का एतमाद था कि शायद मेरी जेब में। अब क्या कैफियत थी, नदीम साहब ने उसका नाम अनाउंस किया, माइक पर आया, मतला पढ़ा। मतले का पहला मिसरा उला, जो पहला मिसरा था वो याद था, दूसरा भूल गया तो तलाश की नहीं। क्या कैफियत थी मुशायरे की, मैं भी था। आप मुझे बहुत, आपको भी मजा आया शायद। आके खड़ा हुआ और उसने पहला मिसरा उठाया, तलाश किया, पर्चा नहीं मिला। अब देखिए उसकी जहानत और उसका दिमाग कितना हाजिर दिमाग के। उसने पहला मिसरा, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, हमारे यहाँ एक जमात आई और उस जमात में अमीर जमात जो थे उनका डिसीजन इतना गलत हुआ कि उन्होंने, असल में अमीर जमात का ये होता है कि वो किसी को भी हुक्म दे देता है कि साहब नमाज जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपको एक अनाउंस करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब उन्हें गलत, अब ये देखें उनका अंदाजा सही नहीं था कि एक छोटे से बच्चों को जिम्मेदारी दे दी। बच्चा था बेचारा, कभी उसने सलाम भी नहीं किया था 10 आदमियों को खड़े होकर महफिल में। उसे ये जिम्मेदारी दे दी कि बेटे
कि जी अमीर साहब, तो बेटा आपको नमाज के बाद ये कहना कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब इतनी लंबी बात साहब भूल गया। फिर उसके बाद उसने नमाज नियत मारने से पहले कोशिश की अमीर साहब से कि हजरत एक बार और बता दीजिए। अब क्यों उन्होंने डांट के बताया कि अरे मैं कह रहा हूं कि साहब सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान। खैर साहब थोड़ी सी याद हो गई, कुछ भूल गया और नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में। हालत ये हुई कि एकदम जैसी नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम एकदम खड़ा हुआ तेजी से, उसने अनाउंस किया हजरत सभी तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। इमाम साहब घबरा गए। हफीज भाई अब सुने साहब 4 मिसरे इसी हवाले से कि दाढ़ी अगर नहीं है, क्या कहना सज्जाद, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, अरे वाह 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 वाह, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। वाह, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर। वाह, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, नहाता जरूर है। और ये भी देखें साहब, अब हाशिम भाई की फरमाइश पे ये कि साहब ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे, लेकिन हम लोगों की फितरत है मुसलमानों की, या मजबूरी समझ लीजिए कि फिर भी भाग के पकड़ते हैं। दरअसल पूरे महीने की मेहनत होती है, इसलिए देर से नमाज का वक्त रखा जाता है। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त था और 9:30 बजे के बाद भी मैंने भी साहब देर से आँख खुली, मैं भी भाग के नमाज पकड़ी साहब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से मिली, बिल्कुल पिछली सब में आखिरी मुफ्तदी, लेकिन इसके बाद भरोसा था कोई नहीं आ पाएगा, नियत मान ली। लेकिन उस एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेजी से भाग आए और मुझे एहसास हुआ कि इनकी एक रकत निकल गई। रात एकदम नियत बांध रखी और सांस फूलना, बहुत बुरा हाल उनका। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, तो उनकी एक रकत निकल गई थी। दोनों आपस में सलाम फेरने के बाद बात कर रहे थे। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाहिजा फरमाए, एक पतला 2-3 शेर और ताजी गजल सुना रहा हूं कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है। अरे वाह वाह सज्जाद भाई, मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। और मैशर साहब तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। अच्छा वाह वाह वाह, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। ओहो, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, ओहो, जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। अच्छा, वो एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत आदमी पहले बचपन में पढ़ता था कि साहब चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ से जब वो नेता पे याद आया वो 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि साहब बीवी के साथ रह के एहसास हुआ कि बीवी क्या चीज़ है, क्योंकि मुस्तकिल बीवी के साथ रहना पड़ा। कई शायरों के तो इंतकाल भी हो गए, हम ही बचे, यही बचे थे हमारे इरशाद भाई, जो बचे थे आपके सामने माशाल्लाह इरशाद भाई को पता था कौन कौन बचा। और हालत ये हुई कि साहब मैंने तो एक दौरान बीवी, एक हमारी वाइफ जो थी वो अपनी सहेली से बात कर रही थी, और ताज्जुब जब हुआ औरतों की बात पे कि किसी की बुराई कर रही थी। 1.5 घंटे तक उन्होंने दोनों ने मिलकर किसी की बुराई की। और ताज्जुब जब हुआ कि वो ये कह के जब खड़ी हुई, अरे मंडे तो हमें क्या लेना।
अब सुने साहब, इसी से मुताल्लिक मैं आपके 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, वाह, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। क्या कहना। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। और इसी लॉकडाउन में किसी के यहाँ मेहमान आ गए, परेशान ये हुई कि साहब बाहर निकलने का मौका न मिला, पुलिस वाले पहरा दे रहे थे कि कोई भी बाहर निकलता था उसकी पिटाई करते थे। हालत ये हुई कि मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए, 14-15 दिन तक घर में पैक रहे। अब उनकी खिदमत, उनकी मेहमान नवाजी के लिए मटन की दुकान बंद, चिकन की दुकान बंद, बस वो दालों से खिदमत की गई उनकी। सुबह को उड़द की दाल की नाश्ते में खिचड़ी, मूंग की दाल, शाम को लौकी और दाल दाल दाल। अब हालत ये हुई कि 14-15 दिन जब उन्हें दाल खाते हो गए तो मैं, अच्छा चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था। कलियर शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। कलियर शरीफ में मेला भरना था, 12 रबी अव्वल की तारीख चांद की पूछनी थी। पूछा, कोई 8 बता रहा था, कोई 7, वाली साहब 4 बता रहे थे। मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोला चांद का तो पता नहीं, आप दाल की 14 है। हमें एहसास हुआ तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप उन्हें अंडा करी, अंडे पे जब ध्यान दिया तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से अंडा करी बनाई, उनके सामने पेश की मेरी वाइफ ने। और अंडे को देख के साहब उनके चेहरे के तासुरात देखे तो बड़ा अफसोस हुआ। या तुमने एसिडिटी बनती थी या उनका परहेज था, डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो यहां से 4 मिसरे सुन लीजिए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। जनाब सज्जाद झंझट आपकी महफिल में अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी सुना के रुखसत हो गए। हालांकि मुझे ये अंदाजा झंझट जाने लगेंगे तो आप एक बार तो ये आवाज उठाएंगे कि उन्हें कुछ देर के लिए रोका जाए। मैं वैसे भी सज्जाद झंझट साहब के बारे में ये बता दूं कि ये हाँ ये बहुत ऑब्जर्वेशन के मामले में ऑब्जर्वेशन के मास्टर हैं, ये मुशाहिदे के मास्टर हैं। ये जो देखते हैं उसको इतना जबरदस्त कॉपी करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। इनका एक हकले वाला आइटम है, मैं चाहता हूं कि वो जरूर सुनवाया जाए। अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक तालियों की गूंज में सज्जाद झंझट को बताइए कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक साहब का मैं बहुत बहुत, और उनको कन्वीनर मुशायरा जो डॉक्टर फारूक साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाइश की है हकले से मुताल्लिक। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। उसकी वजह यह होती है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, हकला होता है। तो इसलिए दूसरा आदमी जब वो अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे फिरोजाबाद में मुशायरा था, हाशिम भाई ने मुझे बुला रखा था, तो मुझे देर हो गई और मैं रक्षा करके चला जा रहा था। रात का करीब 1 बजा था, रास्ते में अंधेरा था, सही नहीं पता था कि कहाँ पर GIC कॉलेज है जहाँ पर मुशायरा होना है। रक्षा वाले को भी नहीं मालूम था, तो मैंने कहा चलो कि इससे पूछ लेंगे। इत्तेफाक से रात के अंधेरे में एक साहब आ रहे थे और उनसे मैंने कहा रुको इनसे पूछते हैं। मुझे नहीं मालूम था ये हकले हैं। और परेशानी आई कि मैं जल्दी में बहुत और उनसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ शायद ये बात कह रहे हैं, वो बात होती नहीं थी। अब बुलाना पड़ा, क्या सिचुएशन थी। मैं उतरा रक्षा से, मैंने कहा हजरत ये GIC कॉलेज कहाँ है। कह लगा अरे भाई मैंने मेडिकल स्टोर के पास। कह लगा नहीं। मैंने कहा अरे भाई मैंने म्युनिसिपल टंकी के पास। कह लगा नहीं। अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे कुछ बोलिए तो। कह लगा पहले बोलने तो दे। कहने लगा जी मैंने भाई साहब मोहल्ला सत्ती में। कह लगा नहीं। अरे भाई मालूम नहीं।
तो ये परेशानी आती है हकले के साथ, तो इसलिए ज्यादा परेशानी इस वजह से भी। अच्छा, एक साहब हकला के बोलते तो उनकी शादी होगी, और शादी की पहली रात जब वो कमरे में पहुंचे तो उनकी वाइफ जो थी घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बैठ के, पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे, कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बैठ गए, और बैठ के वो फिर घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। अब क्या सिचुएशन थी, हकले थे बेचारे, पहले बैठने की इजाजत मांग रहे हैं, उनसे पूछा, करीब पहुंचे उनके, पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश की कि अरे भाई तुमको बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला, खुद ही बैठ गया, कहने लगे लो 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 हम ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए कि अरे भाई जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अच्छा, ये जो लतीफे सुनाए इस वजह से कि मैं, वसीम साहब जो मेरे एक दोस्त है हकला के बोलते हैं, उन्होंने इश्क किया एक लड़की से, और जब इश्क चला तो वो उनसे कौन करता है, बिल्कुल वन साइड इश्क, कोई रिस्पॉन्स नहीं उधर से, तो वो फिर वहां उनके घर चले गए इजहार करने इश्क का। तो वहां से पिटाई हुई, 15 दिन तक मायूस रहे। मैंने उनसे पूछा आजकल वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है, तो मतलब मुलाजा करें, मतलब जो उन्होंने सुनाया, और उसके बाद 2 शेर। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अच्छा, एक शेर में कुछ शायरों की हकीकत ये कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, 2 पाटके में बीच में ऐसा फंसा के, 2 पाटके में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, पीस दिया दिलरुबा। वाह वाह वाह।